हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योरपीडिया। आज हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स। स्टार्ट करेंगे आज हम इंटरनेशनल अफेयर्स से। तो फर्स्ट न्यूज़ है, एफएटीएफ ने ऐड किया है कुवैत एंड पपुआ न्यू गिनिया को ग्रे लिस्ट में। एफएटीएफ स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इसमें दो कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में ऐड किया है। कौन कौन सी दो कंट्रीज हैं ये हमें याद रखना है। एक है कुवैत जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, दूसरा एक आइलैंड कंट्रीज है पपुआ न्यू गिनिया। और इससे होगा क्या, अब इनके ऊपर मॉनिटरिंग जो है और ज्यादा बढ़ जाएगी। और डिसीजन लिया गया है, फिफ्थ एफएटीएफ की प्लेनरी मीटिंग हुई है कहां पे, मैक्सिको सिटी मैक्सिको में। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो किसने ऑर्गेनाइजेशन इसमें कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, एफएटीएफ। क्या डिसीजन लिया है कि कुवैत एंड पपुआ न्यू गिनिया को ग्रे लिस्ट में ऐड किया जाए। टोटल कंट्रीज अब कितनी हो चुकी हैं ग्रे लिस्ट में, 22। और इसकी प्लेनरी मीटिंग कहां पे हुई है, मैक्सिको सिटी मैक्सिको में। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, एलिसा दे अंदा मद्राजो, कहां के हैं, मैक्सिको के। एफएटीएफ के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन है क्या चीज और इसका क्या फंक्शन है। एफएटीएफ स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, ये ग्लोबल वॉचडॉग की तरह काम करता है। क्या चेक करता है ये ग्लोबली, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो एफएटीएफ का मेन काम है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना और जो फाइनेंसिंग हो रही है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की उसको रोकना। और ये एस्टेब्लिश की गई थी 1989 में ड्यूरिंग अ G7 समिट। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जो हैं उनकी समिट हुई थी पेरिस में और उसी टाइम पे 1989 में एफएटीएफ को एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, पेरिस में। ये भी आपने याद रखना है। अब इसकी मैंडेट क्या थी, जब एफएटीएफ एस्टेब्लिश की गई थी तो इसकी मेन मैंडेट थी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना। बट धीरे धीरे इसकी मैंडेट जो थी इसको एक्सपैंड किया गया। 2001 में इसकी मैंडेट को एक्सपैंड किया गया और इसमें इंक्लूड किया गया टेररिस्ट फाइनेंसिंग को। एंड 2012 में जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इनकी फाइनेंसिंग के ऊपर भी क्या किया गया, इस पे एफएटीएफ की जुरिस्डिक्शन जो थी बढ़ा दी गई। देन ऑब्जेक्टिव क्या है एफएटीएफ का, कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डेवलप करना ताकि जो फाइनेंसिंग हो रही है उसको रोका जा सके, टेरर फाइनेंसिंग जो हो रही है उसको रोका जा सके। देन इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करना लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स की। इसके अलावा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को सेफगार्ड करना कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसको किसी तरह मिसयूज करके टेररिस्ट फाइनेंसिंग ना की जाए। देन अब इसमें दो तरह की लिस्ट आती हैं, एक है ग्रे लिस्ट और दूसरी है ब्लैक लिस्ट। इन दोनों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ग्रे लिस्ट में कौन सी कंट्रीज आती हैं, ग्रे लिस्ट का मतलब क्या, पहले इसको समझेंगे। ग्रे लिस्ट का मतलब है कि डेफिशिएंसीज इन टैकलिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, की कंट्रीज जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोक नहीं पा रही हैं, वो डेफिशिएंट है रोकने में। इसके अलावा टेरर फाइनेंसिंग को रोक नहीं पा रही हैं। अंडर उसको क्या किया जाता है, फिर एफएटीएफ की मॉनिटरिंग लिस्ट के अंडर लाया जाता है। और ये जो ग्रे लिस्ट है ये एक तरह की वार्निंग स्टेज है। एक बार एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में कोई कंट्री आ गई, अगर वो उसके बाद भी एक्शन नहीं लेती है कंट्री तो उसको फर्दर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो ग्रे लिस्ट में भी कौन कौन सी कंट्रीज हैं, एक ईरान है, दूसरी है डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया। और ब्लैक लिस्ट में जो कंट्रीज सीरियस फेलियर जो है, मतलब कंट्रीज जो ग्रे लिस्ट में थी और एफएटीएफ की रेगुलेशंस को भी फॉलो नहीं कर रही है, नॉन सीरियस है उसको लेकर, तो उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है और ऐसी कंट्रीज कोऑपरेशन नहीं कर पाती हैं और इनके ऊपर स्ट्रिक्ट सैंक्शंस जो है लगा दी जाती है और फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस इनको फेस करनी पड़ती है। इसका एग्जांपल है ब्लैक लिस्ट का ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड म्यांमार। नेक्स्ट देखते हैं, नेटो ने कंडक्ट किया है बाइनियल आर्कटिक एक्सरसाइज जिसका नाम है कोल्ड रिस्पॉन्स 2026। तो आपने याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कोल्ड रिस्पॉन्स 2026 जो एक्सरसाइज है ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट की है, नेटो ने। अब आपको नेटो की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और एक्सरसाइज का नाम क्या है,
कोल्ड रिस्पॉन्स 2026 कहां पे कंडक्ट की गई है? अक्रॉस नदरन नॉर्वे एंड फिनलैंड। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। एक्सरसाइज का नाम कोल्ड रिस्पॉन्स, ऑर्गेनाइज की है नेटो ने, बाइनियल एक्सरसाइज है, मतलब 2 साल में एक बार कंडक्ट की जाती है। 9 मार्च से लेकर 19 मार्च तक ये कंडक्ट की गई थी। और कहां पे की गई थी? नदरन नॉर्वे एंड फिनलैंड में। क्या फोकस एरिया इसका? कि सिविलियंस का जो रोल है उसके ऊपर फोकस किया गया है, कि सिविलियंस का जो रोल रहता है मिलिट्री को सपोर्ट करने में, देन सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन इनहैंस करना, इसके अलावा एक्सट्रीम आर्कटिक कंडीशंस में अपने जो पर्सोनल्स हैं उनको ट्रेन करना। इससे इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि नेटो की जो ऑपरेशनल रेडीनेस है, कि नेटो जो है वो प्रिपेयर रहेगा किसके लिए? कोल्ड वेदर वॉरफेयर के लिए, कि कभी आर्कटिक रीजन जैसे एरिया में वॉरफेयर होती है या किसी और ठंडे इलाके में वॉरफेयर होती है, तो नेटो जो है उसके लिए क्या रहेगा? रेडी रहेगा। देन इंप्रूव करना कोऑर्डिनेशन बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस एंड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमने देखा कई बार कि कंट्रीज के बीच में जब लड़ाई चल रही होती है तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अटैक किया जाता है। तो ऐसे केस में यहाँ पे कोऑपरेशन बढ़ाया जाएगा आर्म्ड फोर्सेस के बीच में और सिविलियंस के बीच में, ताकि वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। देन ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कटिक रीजन। अब आर्कटिक रीजन जो है उसकी काफी इंपॉर्टेंस जो है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, तो इसलिए ऐसे वो एरिया के लिए नेटो को प्रिपेयर किया जा रहा है। नेटो के बारे में पढ़ लेते हैं। नेटो की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री अलायंस है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक मिलिट्री अलायंस है। कब फॉर्म हुआ था? 1949 में, अंडर द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी और ऑल्सो नोन एज वॉशिंगटन ट्रीटी। तो आपने याद रखना है, देखो आप नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी से तो गैस कर लोगे, बट एग्जाम में आपको वॉशिंगटन ट्रीटी भी आ सकता है, तो आपने वॉशिंगटन ट्रीटी याद रखना है। इस्टेब्लिश हुई थी 1949 में, और इसका पर्पस क्या है? कलेक्टिव डिफेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलेक्टिव डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स। तो इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये इस्टेब्लिश की गई थी इसको काउंटर करने के लिए, सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए, कोल्ड वॉर टाइम पीरियड में। तो इसमें क्या होगा कि जितनी भी नेटो मेंबर्स हैं ये काम करती हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। इट मींस अगर एक नेटो कंट्री के ऊपर अटैक किया गया तो कलेक्टिवली नेटो मेंबर्स क्या कर सकते हैं? काउंटर अटैक कर सकते हैं। और यही कारण है कि यूक्रेन भी नेटो का मेंबर बनना चाहता है, और रशिया बार बार यूक्रेन की इस इनिशिएटिव को क्या करता है? रोकता है। और इसीलिए रशिया ने मेजरली क्या किया? यूक्रेन के ऊपर अटैक स्टार्ट किया। इसका हेडक्वार्टर अपने याद रखना है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और मेंबरशिप में आप देखोगे कि 30 मेंबर कंट्रीज हैं, और मेनली कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर हैं? जो अटलांटिक ओशन के नदरन साइड्स पे हैं, नदरन अमेरिकन साइड्स पे एंड नदरन यूरोप साइड पे। और इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और कलेक्टिव डिफेंस के लिए इसका आर्टिकल है आर्टिकल 5। इट मींस एन अटैक अगेंस्ट वन मेंबर इज कंसीडर्ड एन अटैक अगेंस्ट ऑल, कि अगर एक मेंबर के ऊपर भी अटैक हुआ तो उसको कंसीडर किया जाएगा कि सारे मेंबर्स के ऊपर अटैक हुआ है। देन यूएसए टू बिल्ड फर्स्ट न्यू ऑयल रिफाइनरी इन 50 इयर्स विद रिलायंस इन्वेस्टमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स अपना फर्स्ट न्यू ऑयल रिफाइनरी सेटअप करेगा पिछले 50 सालों में। मतलब इससे पहले पिछले 50 साल में कोई भी ऑयल रिफाइनरी यूएस में सेटअप नहीं की गई है, अब सेटअप की जाएगी। और कौन करेगा? रिलायंस करेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी। और आरआईएल को लेड कौन करता है? मुकेश अंबानी। और कहां पे डेवलप की जाएगी? पोर्ट ऑफ ब्राउन्सविले, टेक्सास में। कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। अनाउंसमेंट किसने की है? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। और इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड करेगी, लेड बाय मुकेश अंबानी। और ये फर्स्ट न्यू ऑयल रिफाइनरी है नियरली 50 इयर्स, और लोकेशन है पोर्ट ऑफ ब्राउन्सविले, टेक्सास। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? कि यूएसए की एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना। इसके अलावा जो डोमेस्टिक ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है यूएस की, उसको स्ट्रेंथन करना। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन इनहैंस करना। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये मेजर इंडिया यूएसए एनर्जी सेक्टर कोलैबोरेशन है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया की तरफ से यहाँ पे रिलायंस जो कंपनी है जो टाई अप कर रही है यूएस के साथ, तो इससे इंडिया और यूएस का जो कोलैबोरेशन है वो भी बढ़ेगा। और डोमेस्टिक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यूएस पे, इस पे फोकस किया जा रहा है। देन पोटेंशियल है कि ग्लोबल ऑयल रिफाइनिंग डायनामिक्स को चेंज कर सकती है। नेक्स्ट है
IISc प्रोफेसर अर्पिता पात्रा ने सबमिट किया है वर्ल्ड का हाईएस्ट वोल्केनो। अर्पिता पात्रा जो कि प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में, इन्होंने सक्सेसफुली क्लाइम किया है नेवाडो ओजोस डेल सलादो, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट वोल्केनिक पीक है, जो कहां पे लोकेटेड है, चिली अर्जेंटीना बॉर्डर के ऊपर, कहां पे, अताकामा डेजर्ट में। ठीक है, तो वोल्केनिक ये पीक है, ये आपने याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। पीक का नाम है नेवादा ओजोस डेल सलादो, वर्ल्ड का हाईएस्ट वोल्केनो है और हाईएस्ट माउंटेन है चिली में। इसके अलावा कहां पे लोकेटेड है ये, अताकामा डेजर्ट पे। अचीवमेंट की बात करें तो अर्पिता पात्रा जो है ये सेकंड इंडियन वीमेन बनी है जिन्होंने इस पीक को क्लाइम किया है। इससे पहले फर्स्ट इंडियन वीमेन जिन्होंने इसको क्लाइम किया था वो थे अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने क्लाइम किया था 2019 में। प्रीवियस अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो मई 2025 में इन्होंने ये फर्स्ट इंडियन वीमेन बनी थी जिन्होंने माउंट गिलुवे को क्लाइम किया था। और माउंट गिलुवे जो है ये सेकंड हाईएस्ट पीक है पपुआ न्यू गिनिया आइलैंड का। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हाई एल्टीट्यूड माउंटेनरिंग में इंडिया की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इससे विमेन पार्टिसिपेशन भी क्या होगी, इंस्पायर होगी, किसके लिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स और एक्सप्लोरेशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026 पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्च 2026 में इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है यूनाइटेड स्टेट्स लेड मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कॉल्ड सी ड्रैगन, जो कहां पे हुई है, प्लेस का नाम आपने याद रखना है, एंडरसन एयरफोर्स बेस इन गुआम। तो गुआम सिटी में हुई है। एक्सरसाइज जो है इसका फोकस किस चीज के ऊपर है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के ऊपर। तो याद रखना है समुद्र में एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो है उसके ऊपर इसका मेन फोकस है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। एक्सरसाइज का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी ड्रैगन 2026, मल्टीनेशनल है, मतलब मल्टीपल कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है और 2 वीक तक ये चली अप्रोक्सीमेटली। लोकेशन है एंडरसन एयरफोर्स गुआम यूएसए और इसमें पार्टिसिपेट किया है इंडियन नेवी ने और इसको लेड किसने किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज इनहेंस करना, इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो इंप्रूव करना कंट्रीज के बीच में, कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब कंट्रीज को मिलकर जो है कंडक्ट करना पड़ रहा कोई ऑपरेशन एंटी सबमरीन वॉरफेयर में, तो उनके लिए करना इजी हो जाएगा ऐसी एक्सरसाइजेस के बाद। और इससे मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी स्ट्रेंथन होगा। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज आपने याद रखनी है, मालाबार। मालाबार पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मालाबार एक्सरसाइज जो है ये 4 नेशंस के बीच कंडक्ट की जाती है। कौन कौन से 4 नेशंस हैं, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो ये 4 कंट्रीज हैं। पहले सिर्फ 3 कंट्रीज होती थी, यूएस, इंडिया एंड जापान, और 4th कंट्री जो ऑस्ट्रेलिया है ये बाद में ऐड हुई है। देन अर्जेंटीना ने विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्जेंटीना ने फॉर्मली विड्रॉ कर लिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से और ये एग्जिट प्रोसेस अब कंप्लीट हो गया है आफ्टर नोटिफाइंग द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। क्या है कि जब भी किसी कंट्री ने WHO जैसी ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ करना होता है तो 1 साल का नोटिस पीरियड देना होता है। तो अर्जेंटीना ने वो पहले ही दे रखा था और फाइनली अब अर्जेंटीना जो है वो WHO की मेंबरशिप से बाहर हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने। और ये डिसीजन कंफर्म किया किसने, अर्जेंटीना के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर पाब्लो क्यूर्नो ने। कंट्री का नाम क्या है, अर्जेंटीना। किस ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और टाइमलाइन की क्या है इसकी, कि विड्रॉल अनाउंस किया गया था फरवरी 2025 में बाय प्रेसिडेंट जेवियर मिली। तो ये नाम आपने याद रखना है, जो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट है। और फॉर्मल एग्जिट कंप्लीट हुआ है आफ्टर 1 ईयर नोटिस पीरियड। और इसका लीगल बेसिस क्या है कि कोई भी कंट्री किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जब विड्रॉ करती है तो ये एग्जीक्यूशन की जाती है अंडर वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज। तो ये जितनी भी ट्रीटीज होती हैं वर्ल्ड लेवल पे, उन ट्रीटीज को क्या करती है, ये रेगुलेट करती है और ये अलाउ करती है कि कोई भी कंट्री किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी से एग्जिट कर सकती है आफ्टर 1 ईयर ऑफ नोटिफिकेशन। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इंडिया ने वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज को साइन नहीं किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
और इससे पहले भी एक कंट्री जो है विड्रॉ कर चुकी है डब्ल्यूएचओ की मेंबरशिप से, वो है यूएसए। तो आपने याद रखना है यूएसए ने भी विड्रॉ कर लिया था डब्ल्यूएचओ से, क्योंकि इनका मानना था कि डब्ल्यूएचओ जो है वो इफेक्टिव मेजर नहीं ले पाया कोविड-19 के टाइम पे। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपने याद रखना है कि डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? जनेवा, स्विट्जरलैंड में। जनेवा स्विट्जरलैंड में, ये आपने याद रखना है। और इनके सेक्रेटरी जनरल या हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ये नाम भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026। क्वेरेली साइमंड्स ने रिलीज की है 16th एडिशन ऑफ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026। और इसमें कुछ इंडियन इंस्टीट्यूशंस का भी नाम है, जैसे आईआईटी धनबाद है एंड आईआईएम अहमदाबाद है। ये टॉप परफॉर्मर्स हैं और इनको ओवरऑल 21st रैंक मिली है दोनों को ही ग्लोबली इन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, कौन सी बॉडी है जिसने रैंकिंग दी है? क्यूएस ने, क्वेरेली साइमंड्स ने। कौन सा एडिशन है? 16th एडिशन है। टॉप इंडियन इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? आईआईटी धनबाद है। बेसिकली ये इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये मिनरल एंड माइनिंग के ऊपर फोकस करता है। कहां पे है? धनबाद, झारखंड में, और 21 रैंक है ग्लोबली। उसके बाद आईआईएम अहमदाबाद है जो गुजरात में है, इसका भी रैंक क्या है? 21st है ग्लोबली। और इसके मेन सब्जेक्ट क्या है? बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज एंड मार्केटिंग। और इससे क्या हुआ है कि इंडिया का डेब्यूट हुआ है क्यूएस मार्केटिंग सब्जेक्ट रैंकिंग में भी। तो ये आपने याद रखना है। ग्लोबल परफॉर्मेंस की बात करें तो यूएसए का रैंक आया है फर्स्ट विद टॉप पोजीशंस इन 37 सब्जेक्ट्स। तो 37 सब्जेक्ट्स में यूएस ने टॉप किया है। इसके अलावा यूके का सेकंड रैंक है जिसने 15 सब्जेक्ट्स में टॉप किया है। और इंडिया की दो यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने टॉप किया, जो हमने ऊपर डिस्कस की, आईआईटी धनबाद एंड आईआईएम अहमदाबाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इंस्टीट्यूशंस के जो नाम हैं। तो 21 रैंक पे यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद, उसके बाद आईआईएम अहमदाबाद। 22 रैंक पे आईआईटी खड़गपुर है, 26 पे जेएनयू है एंड 36 पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो सारे आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, टॉप के 2 वाले आप याद रख लेना, यहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और क्या इनकी सब्जेक्ट स्पेशलिटी है ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, और पाकिस्तान जो है मोस्ट अफेक्टेड है और इंडिया का रैंक क्या है? 13th। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, याद रखना है इंस्टीट्यूट का नाम, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है, इसने रिलीज किया है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026। और इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है कि टेररिज्म ट्रेंड्स में ग्लोबल लेवल पे एक शिफ्ट देखने को मिला है, चेंज देखने को मिला है। क्या चेंज देखने को मिला है? कि पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब जब से ये इंडेक्स स्टार्ट हुआ है तब से लेकर पाकिस्तान पहली बार पाकिस्तान ने इस इंडेक्स को क्या किया है? टॉप किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो रिपोर्ट का नाम क्या है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। रिलीज किसने किया है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। और असेसमेंट ईयर है 2025। और टॉप अफेक्टेड कंट्रीज कौन सी हैं? पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे जिसका रैंक 1 है, बुर्किना फासो का रैंक 2, नाइजर का रैंक 3, नाइजीरिया का रैंक 4, माली का रैंक 5 एंड इंडिया का रैंक भी आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का रैंक है 13th। तो ये आपने याद रखना है। अब टेररिज्म का एक कारण क्या है कि जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है इनके रिलेशंस अच्छे नहीं है। तो करते क्या है, बेसिकली जो अफगानिस्तान बेस्ड टेररिस्ट हैं वो भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान पे अटैक करते रहते हैं। देन इंडिया एंड भूटान ने एमओयू साइन किया है, दैट इज एग्रीमेंट साइन किया है टू स्ट्रेंथन पोस्टल कोऑपरेशन। तो दो कंट्रीज हैं, कौन कौन सी हैं? इंडिया एंड भूटान। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। कहां पे? भूटान की कैपिटल थिम्पू में। किस लिए? ताकि पोस्टल सेक्टर में दोनों कंट्रीज क्या करेंगी? कोऑपरेट करेंगी, या दोनों कंट्रीज के बीच में जो कोऑपरेशन है वो बढ़ाया जाएगा। एग्रीमेंट का एम क्या है? कि कनेक्टिविटी इंप्रूव करना, सर्विस डिलीवरी इंप्रूव करना और इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन करना बिटवीन टू कंट्रीज। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कंट्रीज कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं? इंडिया एंड भूटान। लोकेशन क्या है? थिम्पू। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि स्ट्रेंथन करना दोनों कंट्रीज के बीच में पोस्टल कोऑपरेशन। इसके अलावा कनेक्टिविटी एंड सर्विस डिलीवरी
इंप्रूव करना और इनहेंस करना इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन को। और यहाँ पे की इनिशिएटिव क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लॉन्च किया गया है यूपीयू, दैट इज यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन नेटवर्क, विद यूपीआई, दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को। तो ये डिजिटल रेमिटेंसीज के लिए कोलैबोरेट किया गया है। मतलब अगर इंडिया से आप भूटान रेमिटेंसीज भेजना चाहते हो, पैसे भेजना चाहते हो, तो इस नेटवर्क के थ्रू आप भेज सकते हो। इवन भूटान से जब आप इंडिया पैसे भेजना चाहते हो तो वो भी आप इजिली सेंड कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, सीमलेस क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर हो सकेगा, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट है बलेंद्र शाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बलेंद्र शाह यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं किसके, नेपाल के। 27 मार्च 2026 को बलेंद्र शाह, ये आप देख सकते हो पिक्चर में भी, ये बलेंद्र शाह की पिक्चर है। जो लीडर है किस पार्टी के, पार्टी का नाम आपने याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। तो इसके जो लीडर थे बलेंद्र शाह, ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेपाल के एट द एज ऑफ 35, और इनकी पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री इनको मिली है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जो हेल्ड हुए थे 5 मार्च 2026 को। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंट्री है नेपाल, प्राइम मिनिस्टर का नाम है बलेंद्र शाह, 35 इयर्स की एज में ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पार्टी का नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, और इससे पहले कौन थे प्राइम मिनिस्टर, केपी शर्मा ओली। और इनको स्वेरिंग इन सेरेमनी जो है वो किसने एडमिनिस्टर करवाई है, प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल ने। और कहां पे हुआ ये, शीतल निवास काठमांडू नेपाल में। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया कि ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल की हिस्ट्री के, और ये न्यू एज लीडरशिप और ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि इनका जब आप राइज देखते हो तो नेपाल में जेनजी रेवोल्यूशन चला था, जहां पे यंगर जनरेशन ने रेवोल्यूशन चलाया था, और उसी का रिजल्ट था कि केपी शर्मा ओली को रिजाइन करना पड़ा और बलेंद्र शाह जो थे वो नए प्राइम मिनिस्टर बने नेपाल के। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपने बताना कमेंट सेक्शन में कि इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं अब तक। नेक्स्ट है, इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है इन एक्सरसाइज ककाडू 2026, कहां पे हुई है, ऑस्ट्रेलिया में। तो इंडियन नेवी की फ्राइगेट शिप है, जो फ्राइगेट का मतलब होता है एक छोटी शिप होती है, डिस्ट्रॉयड शिप से बड़ी तेज शिप होती है ये, आईएनएस नीलगिरी। तो आपने याद रखना है आईएनएस नीलगिरी, इसने पार्टिसिपेट किया है एक्सरसाइज ककाडू में, और ये पार्ट है किसका, वेस्टर्न पैसिफिक डिप्लॉयमेंट का। एक्सरसाइज का एम क्या है कि कंट्रीज के बीच में मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाना, मतलब समुद्री लेवल पे कोऑपरेशन बढ़ाना, और इंटरऑपरेबिलिटी इंश्योर करना इंडो पैसिफिक रीजन में। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। एक्सरसाइज का नाम है ककाडू, एडिशन है 17th एडिशन, होस्ट किसने किया, ऑस्ट्रेलिया ने। इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया, आईएनएस नीलगिरी ने। और 19 प्लस कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और जिस एरिया में ऑपरेट करेंगी ये शिप्स, वो एरियाज हैं जर्विस बे से लेकर डार्विन तक, जो कहां पे पड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा लोकेशन कहां पे रहेगी, जहां पे शिप स्टे करेगी, फ्लीट रिव्यू किया जाएगा सिडनी हार्बर, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में। और ये लार्जेस्ट गैदरिंग है फॉरेन शिप्स की पिछले 10 सालों में। और इसी टाइम पे कोमेमोरेट किया गया है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी की 125th एनिवर्सरी को। तो ये भी आपने याद रखना है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या एक्सरसाइज का, मैरीटाइम कोऑपरेशन को इनहेंस करना, इंटरऑपरेबिलिटी इनहेंस करना, इसके अलावा इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी कोलैबोरेशन को भी स्ट्रेंथन करना। नेक्स्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी ने विजिट किया है इजराइल में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया इजराइल में 26 से 27 फरवरी 2026 में, और इनको इनवाइट किया था इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने। तो ये आपने याद रखना है, इजरायली प्राइम मिनिस्टर का नाम इंपॉर्टेंट है। और इस विजिट में हाई लेवल एंगेजमेंट हुई है, जिसमें दोनों कंट्रीज ने बायलैटरल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए एफर्ट्स लिए हैं। क्या इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। यहाँ पे मोदी साहब ने विजिट किया कहाँ पे, याद वशेम मेमोरियल जेरूसलम में। ये जो एरिया है, इंपॉर्टेंट रीजन है, इसको याद रखना आपने। और यहाँ पे इन्होंने ट्रिब्यूट पे किया है, श्रद्धांजलि दी है किसको, होलोकॉस्ट विक्टिम्स को, बाय लेइंग अ रेथ एंड प्लेसिंग अ कमेमोरेटिव स्टोन। तो कमेमोरेटिव स्टोन यहाँ पे रखा गया है। बेसिकली क्या था कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब जर्मनी के चांसलर थे हिटलर, उनके टाइम पे काफी जूस को मारा गया था, बहुत सारे जूस को मारा गया था, मिलियंस ऑफ जूस को मारा गया था। और उसी इंसिडेंट को नाम दिया गया है होलोकॉस्ट। तो यहाँ पे होलोकॉस्ट में उन्हीं जो लोगों की डेथ हुई थी, उनको यहाँ पे श्रद्धांजलि जो है पीएम मोदी ने पे की है।
और ये फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिन्होंने इजरायली पार्लियामेंट नेसेट को एड्रेस किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपने याद रखना है। नरेंद्र मोदी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिन्होंने इजरायली पार्लियामेंट नेसेट को एड्रेस किया है। और सेपरेटली भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेसेट जो है ये किस कंट्री की पार्लियामेंट है, इजराइल की। और ऑनर जो है पीएम मोदी को दिया गया है मेडल ऑफ नेसेट का। किसने दिया है? इजरायली पार्लियामेंट स्पीकर ने, अमीर ओहाना ने। देन ये फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर है जिसको मेडल ऑफ नेसेट मिला है और ये डेडिकेट किया गया है इंडिया इजराइल फ्रेंडशिप को। देन कुछ की एग्रीमेंट्स यहाँ पे साइन हुए हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। ये दोनों कंट्रीज मिलकर कॉपरेशन करेंगी जियोफिजिकल एक्सप्लोरेशन में, मैरीटाइम हेरिटेज में, कल्चर एंड एजुकेशन में, डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन में, एग्रीकल्चर एंड फिशरीज में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, साइबर सिक्योरिटी एंड एकेडमिया में, एंड लेबर मोबिलिटी एंड आर्बिट्रेशन में। ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिसको लेकर दोनों कंट्रीज क्या करेंगी, एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज ने साइन किया है। इसके अलावा इससे पहले भी दोनों कंट्रीज ने मिलकर कोऑपरेट किया था, किसमें? माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज में। माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज जैसे एग्रीकल्चर में हम स्प्रिंकलर्स यूज करते हैं, ठीक है। स्प्रिंकलर्स क्या है? टाइप ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है। तो उसको लेकर भी दोनों कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो इससे हुआ क्या, इंडिया इजराइल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ज्यादा स्ट्रेंथन होगी और दोनों कंट्रीज जो है अपना कॉपरेशन एक्सपेंड करेंगी। कौन कौन सी फील्ड में? टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में एंड इनोवेशन सेक्टर्स में। और इससे इंडिया की जो एंगेजमेंट है वेस्ट एशियन रीजन में ये और ज्यादा क्या होगी, स्ट्रेंथन होगी। देन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया है, किस लिए? कि मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है एक दूसरे को दिया जाएगा 5 सालों के लिए। तो ये आपने याद रखना है, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने मिलकर एग्री किया है कि दोनों एक दूसरे को क्या देंगे, मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा देंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो टाइम पीरियड भी आपने याद रखना है, 5 सालों के लिए ये दिया जाएगा। और ये अरेंजमेंट जो है ये इफेक्टिव कब होगा? जब इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इन्फोर्स कर लिया जाएगा। और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो कि 27 फरवरी को एग्रीमेंट साइन हुआ है। पार्टीज कौन कौन सी है इसमें? इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। और प्रोविजन क्या है कि दोनों ने मिलकर क्या दिया है, एक दूसरे को एमएफएन स्टेटस दिया है। इसको पढ़ेंगे एमएफएन को कि ये क्या चीज है। पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। 5 साल के लिए वैलिड रहेगा ये और 4th ईयर में इसको रिव्यू किया जाएगा बाय जॉइंट कमेटी। दोनों कंट्री के मेंबर्स इसमें एक जॉइंट कमेटी बनाएंगे और वो इसको रिव्यू करेंगे और ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा ये 5 साल बाद, अनटिल एंड अनलेस ये दोनों फिर से एग्री नहीं करते। और इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो इसको लेकर नेगोशिएशन लॉन्च की गई थी 2022 में और इसको फाइनलाइज किया गया है 2026 में। और जब यूरोपियन पार्लियामेंट इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रेटिफाई कर देगी, मतलब अप्रूव कर देगी, तब से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। अब पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में समझ लेते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जब दो कंट्रीज मिलकर आपस में जब ट्रेड करेंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगी, तो उसके ऊपर जो ड्यूटीज लगेंगी, टैक्सेस लगेंगे, उनको कम कर दिया जाता है ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे दो कंट्रीज, मतलब दो इंस्टीट्यूशंस हैं, एक इंडिया है, एक कंट्री इंडिया है, दूसरी यूरोपियन यूनियन है। अब यूरोपियन यूनियन एक तरह की कस्टम यूनियन है, इसमें एक कंट्री नहीं है, टोटल 27 कंट्रीज है। तो 27 कंट्रीज के साथ इंडिया का क्या हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। तो एमएफएन स्टेटस क्या है? एमएफएन स्टेटस का मतलब है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड ट्रीटमेंट। इसको बिल्कुल लेमन टर्म्स पे हम समझते हैं। मान लो कि इंडिया ने किसी एक कंट्री को एमएफएन स्टेटस दे रखा है, पहले ही दे रखा है। अब इंडिया जो है यूरोपियन यूनियन को भी एमएफएन स्टेटस देगा। तो जितनी भी कंट्रीज को इंडिया ने एमएफएन स्टेटस दिया है, उन सब कंट्रीज को इंडिया इक्वली ट्रीट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक कंट्री को ज्यादा फेवर करे, दूसरी कंट्री को कम फेवर करे, इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो एमएफएन स्टेटस है ये किस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की मैंडेट के अंडर दिया जाता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मैंडेट के अंडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। तो ईच पार्टी गेट्स इक्वल ट्रेड बेनिफिट एज ऑफर टू अदर पार्टनर्स। कि अगर एक एमएफएन पार्टनर को कोई बेनिफिट दिया गया है, दूसरे एमएफएन पार्टनर को भी सेम बेनिफिट दिया जाएगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इससे इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के इकोनॉमिक रिलेशंस क्या होंगे, बढ़ेंगे, मार्केट एक्सेस बढ़ेगा और ट्रेड प्रेडिक्टेबिलिटी भी बढ़ेगी।
और इससे प्रमोट किया जाएगा रूल बेस्ड इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम को। नेक्स्ट देखते हैं, यूएन की रिपोर्ट है जिसमें पाया गया है कि विमेन जो है सिर्फ ग्लोबल लेवल पे वीमेन के पास ओनली 64% ऑफ लीगल राइट्स हैं एज कंपेयर टू मेन। डिटेल में इसको पढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने रिलीज की है रिपोर्ट का नाम आपने याद रखना है, इंश्योरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स। और इसमें हाईलाइट किया गया है कि ग्लोबल लेवल पे जो जेंडर डिस्पैरिटीज पाई गई हैं किसमें, लीगल राइट्स में एंड एक्सेस टू जस्टिस में। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। रिपोर्ट का टाइटल है इंश्योरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स। यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, यूनाइटेड नेशंस ने। तो ये आपने याद रखना है, रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। और इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है कि वीमेन के पास सिर्फ 64% लीगल राइट्स हैं एज कंपेयर टू मेन। और डिस्पैरिटीज जो है पाई गई हैं 70% ऑफ कंट्रीज जो सर्वे किया गया था उनमें से 70% कंट्रीज में ये डिस्पैरिटीज पाई गई हैं। लीगल गैप्स की बात करें तो 54% कंट्रीज में रेप जो है इट इज नॉट डिफाइंड बेस्ड ऑन कंसेंट, कि रेप केसेस में क्या विक्टिम का कंसेंट लिया गया था या नहीं लिया गया था, ये कंसीडर ही नहीं किया जाता। कितनी परसेंट कंट्रीज में, 54% कंट्रीज में। इसके अलावा डिजिटल वायलेंस जो है अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स ये भी बढ़ता जा रहा है और इसमें अकाउंटेबिलिटी भी किसी तरह की फिक्स नहीं की जाती है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करें तो 44% कंट्रीज में जो लॉज हैं कंट्रीज की वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इंश्योर नहीं करती हैं। अब यहीं से आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या इंडिया में कोई ऐसी प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है वो इंश्योर करती हो? आपने हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। इसके अलावा इससे क्या होगा, लीगलाइज्ड जेंडर पे डिस्पैरिटीज हमें देखने को मिलती है, क्योंकि कंट्रीज ने जब कोई लॉ ही नहीं बना रखी कि इक्वल पे दी जाएगी तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक तरह की ये लीगलाइज्ड जेंडर पे डिस्पैरिटी है। नेक्स्ट है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट ऑफ 2026, इसमें इंडिया का रैंक है थर्ड एंड मुकेश अंबानी जो है रिचेस्ट है एशिया में। तो ये आपने याद रखना है कि इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। और इंडिया का रैंक भी आपने याद रखना है, थर्ड है ग्लोबली विद 308 बिलियनियर्स। तो इंडिया में टोटल 308 बिलियनियर्स हैं और ओवरऑल रैंक है इंडिया का ग्लोबली थर्ड। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। रिपोर्ट का टाइटल है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट ऑफ 2026। ये 15th एडिशन है जिसको रिलीज किया है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने और इसको रिलीज किया गया 5 मार्च को। इंडिया का रैंक थर्ड है, टोटल 308 बिलियनियर्स हैं। टॉप इंडियन या टॉप एशियन बिलियनियर की बात करें तो मुकेश अंबानी जो हमने डिस्कस किया था कि उससे पहले भी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ये चेयरमैन है, इन्होंने टॉप किया है एशिया में और इंडिया के भी ये रिचेस्ट पर्सन है। ग्लोबल लेवल पे बात करें तो टॉप बिलियनियर्स कौन से हैं, इलॉन मस्क है जिनका रैंक 1 है और उनकी नेटवर्थ जो है 792 बिलियन है। ये क्यों याद रखना आपने, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन बने हैं वर्ल्ड के जिनकी टोटल नेटवर्थ 700 बिलियन को क्रॉस कर गई है, 700 बिलियन यूएस डॉलर को। इसके अलावा सेकंड नंबर पे है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो है ये अमेजोन के फाउंडर हैं और इनका रैंक 2 है। लैरी पेज जो गूगल के फाउंडर हैं इनका रैंक है रैंक 3। तो ये टॉप 3 रैंक भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है चिली बिकम्स फर्स्ट कंट्री इन अमेरिका टू एलिमिनेट लेप्रोसी। तो आपने याद रखना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये डेटा है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिपेयर किया है इन कोलैबोरेशन विद पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज पाहो। और इसमें ऑफिशियली वेरीफाई किया है कि चिली जो है इसने लेप्रोसी को एलिमिनेट कर दिया है एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। वेरीफाई किया डब्ल्यूएचओ एंड पाहो ने की अचीवमेंट क्या है, चिली फर्स्ट कंट्री बनी है अमेरिका में, नॉट वर्ल्ड लेवल पे, अमेरिका में फर्स्ट कंट्री बनी है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट की फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने लेप्रोसी को एलिमिनेट कर दिया है। और सेकंड कंट्री बनी है ग्लोबली। तो फर्स्ट कंट्री ओवरऑल या फर्स्ट कंट्री ग्लोबली जिसने लेप्रोसी को एलिमिनेट किया था वो था जॉर्डन। और सेकंड नंबर पे कौन है, चिली। हाँ, अमेरिका में नंबर 1 कौन है, चिली है। ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो चिली 61st बनी है, 61st कंट्री बनी है जिसने एलिमिनेट की है एटलीस्ट 1 निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। अब इसको भी समझते हैं कि निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज क्या होती है। अगर हम देखें कि अर्थ के ऊपर इमेजिनरी लाइंस हमने ड्रॉ की हुई हैं, सेंटर में क्या जाता है इक्वेटर, उसके नॉर्थ पे क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
और इसके बीच का जो एरिया होता है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज जो है इस एरिया में पड़ती है, इसलिए यहाँ पे आप देखोगे कि गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। और ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे बारिश ज्यादा होगी वहां पे डिजीजेस भी ज्यादा होंगी। तो निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज जो है मेनली ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो गया, वहां पे मेनली पाई जाती हैं। ऐसी डिजीज को निग्लेक्टेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया को ही इंपेक्ट करती है, तो वर्ल्ड लेवल पे इनको लेकर खास मेडिसिन या इनको लेकर खास रिसर्च नहीं की जाती है। तो बट हाँ, यहाँ पे जो आपने फैक्ट याद रखना है कि चिली 61st कंट्री ऐसी बनी है इसने एलिमिनेट किया है एटलीस्ट वन निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को, और 6th कंट्री बनी है अमेरिका में जिसने ये माइलस्टोन अचीव किया है। और पाहो इनिशिएटिव की बात करें तो ये पार्ट किसका है? पाहो के डिजीज एलिमिनेशन इनिशिएटिव का, जिसका टारगेट क्या है कि 30+ कम्युनिकेबल डिजीज को एलिमिनेट करना है बाय विच ईयर 2030। नेक्स्ट है मोस्पी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इन्होंने रिलीज की है न्यू जीडीपी सीरीज, और इसमें एक और डेटा आया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 की ग्रोथ एस्टिमेशन क्या है इंडिया की? 7.6%। कि इंडिया जो है 7.6% के हिसाब से क्या करेगा? इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी। डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे न्यू सीरीज जो है रिलीज की गई है और बेस ईयर अपडेट किया गया है। क्या बेस ईयर रखा गया है? 2022 2023, और ये रिप्लेस करेगा अर्लियर 2011-12 के बेस ईयर को। इसको हम थोड़ा सा पहले ब्रीफ पे इसको डिस्कस करते हैं कि जीडीपी होती क्या है। जीडीपी को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इट इज अ वैल्यू ऑफ, इट इज अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। कि एक कंट्री की टेरिटरी में जितनी भी गुड्स बिकी हैं या सर्विसेज बिकी हैं, उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो क्या होगी? वो जीडीपी होगी। तो आपने याद रखना है यहाँ पे कौन सी गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू कंसिडर की जाएगी? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। गुड्स भी तीन तरह की होती हैं, एक होती है रॉ गुड्स, एक होती है इंटरमीडिएट गुड्स, एक होती है फाइनल गुड्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि एक कार है, कार जो है, कार का जो टायर है, टायर क्या हो गया? वो इंटरमीडिएट गुड हो गया। और कार में प्लास्टिक यूज किया जाता है, प्लास्टिक क्या होगी? एक तरह से रॉ गुड हो गया। तो प्लास्टिक रॉ गुड हो गया या स्टील रॉ गुड हो गया, इंटरमीडिएट गुड क्या हो गया? टायर हो गया, और फाइनल गुड क्या होगी? कार होगी। तो जीडीपी में टायर की वैल्यू कंसिडर नहीं की जाएगी, कार की प्लास्टिक की वैल्यू कंसिडर नहीं की जाएगी। किसकी वैल्यू कंसिडर की जाएगी? ओवरऑल कार की वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा। देन अब इसमें बेस ईयर जो है, ये न्यू बेस ईयर आपने याद रखना है 2022-23। पुराना बेस ईयर था 2011-12, और इसको रिलीज किसने किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने, जो फॉल करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में। और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं इकोनॉमी में, एंड इंप्रूव करता है डेटा एक्यूरेसी को। अब थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। एक होती है रियल जीडीपी, इसको मेजर किया जाता है कांस्टेंट प्राइसेस पे। एक होती है नॉमिनल जीडीपी, इसको कैलकुलेट किया जाता है करंट प्राइसेस पे। जैसे मान लो कि आज के टाइम पे अगर हमें जीडीपी को कैलकुलेट करना है प्रेजेंट टाइम के हिसाब से, प्रेजेंट डेट के हिसाब से, उसको कहा जाएगा करंट प्राइसेस। तो करंट प्राइसेस मतलब आज के टाइम पे जिस प्राइसेस पे जीडीपी को कैलकुलेट किया जाएगा वो क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी होगी। और रियल जीडीपी क्या होगी? रियल जीडीपी में हम एक रेफरेंस ईयर लेके चलते हैं और उस रेफरेंस ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि उस रेफरेंस ईयर के हिसाब से आज के टाइम पे क्या जीडीपी है। तो रियल जो जीडीपी होगी इसमें इन्फ्लेशन जो है ये एडजस्टेड होती है। ये आपने याद रखना है कि इन्फ्लेशन क्या होगी? एडजस्टेड होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आज के टाइम पे अगर 100 रुपीज पर केजी एप्पल है आज के टाइम के हिसाब से, तो वो जो जीडीपी में जो उसकी कैलकुलेशन की जाएगी वो नॉमिनल जीडीपी में की जाएगी। तो ये आपने याद रखना है। पर जब हम देखेंगे कि पिछले साल के हिसाब से एप्पल का प्राइस क्या बढ़ा है, ठीक है, या जो भी बेस ईयर होगा, बेस ईयर के हिसाब से एप्पल का प्राइस क्या बढ़ा है, कितनी उसमें महंगाई थी, तो उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाएगा और क्या निकाली जाएगी? रियल जीडीपी निकाली जाएगी। तो रियल जीडीपी जो है इसमें एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 7.6% ग्रो करेगी ये फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026, और नॉमिनल जीडीपी ग्रो करेगी 8.6% के रेट के हिसाब से। और इसके कुछ की कंसेप्ट हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कि रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है,
नॉमिनल जीडीपी में करंट मार्केट प्राइसेस के हिसाब से जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये थे आपके इंटरनेशनल अफेयर्स। आई होप आपको समझ आया होगा। आपका कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही हम करंट अफेयर की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। कल एक नए टॉपिक के साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।